नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा। आज आपको जो पढ़ाएंगे हम लोग 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है दादी माँ। ये 7th क्लास का चैप्टर है। इसमें कैसे एक दादी माँ के बारे में एक कहानी में बताया गया है ना। आज हम इसी को पढ़ेंगे। हमारा जो मेन सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो है दादी माँ, क्लास 7th का। और मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। इस लॉकडाउन के समय में घर पर रहें और सुरक्षित रहें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यही है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी ना बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होगा, होता ही क्या है। बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवाने से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेरुए और बनप्याऊ की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खोलते इस पानी के गर्मी से खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यानी कि इस चैप्टर के अंदर बताया गया, राइटर है, कवि है, वो इस तरीक़ा से उसके दोस्त उसको किस तरीक़ा से चढ़ाते थे। यानी कि जब उसकी कोई छुट्टी होती थी, छुट्टी वाली सूचना उनको देते थे उसके मुंह पे तो, लेकिन पीठ पीछे उसकी बहुत सारी बुराइयां करते थे। उसको बताते थे क्या, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ये घबराने लग जाता है, यानी थोड़ा सा कमज़ोर है, डरपोक है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उसको बताते थे। लेकिन वो बोलता है कि अब आगे चीज़ों को मैं इनको कभी सोचूंगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो सोचने लग जाता है। और जब भी उसके बरसात के मौसम की यादें उसको आने लगती हैं, जब बरसात के मौसम में जब उसके गांव में जब पानी भर जाता है चारों तरफ, तो उस तरीक़ा से घासें सड़ने लग जाती हैं, तो उसमें से कैसी कैसी बदबू आने लगती हैं, गंध आने लगती है, उस चीज़ के बारे में बताया गया। रास्तों में कीचड़ सूख गया, पानी से सड़कर एक रहे हैं, रास्तों में कीचड़ सूख गया और मैं गांव में लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगड़हन में चिड़ौआ और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर में के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना हो जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो सर से साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनाराहीन धोती, घन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े में सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छूकर ज्वार का अनुमान करती। हाड़ी में पानी लाया ही नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका ही नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती।
दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी कि ये उस तरीक़े से जब वो बीमार हो जाता है, इस बार जब बीमार होता है राइटर तो बहुत दिन हो जाते हैं, जब वो उसको बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उस जो सड़ा गड़ा जो बरसात के मौसम का जो पानी आता है, जब तक मैं उसमें नहा लेता नहीं हूँ तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है। और हर बार बीमार हो जाता था नहाने के बाद, लेकिन इस बार बीमार कुछ अच्छी अलग तरीका होता है, उसको बुखार चढ़ता जाता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो उसकी दादी माँ है उसकी फ़िक्र करती है, बहुत बार उसका बुखार वगैरह चेक करती है और बहुत सारे काढ़े वाड़े और उनको खिचड़ी विचड़ी खिलाने का काम करती है, और लोगों से, घर वालों से पूछती रहती है कोई देखने वाला तो नहीं आया, फला नहीं आया, और उनको परेशान करती है। दादी माँ को गवई गाँव और उसको 50 किस्म की जो चीज़ें होती हैं दवाइयों के रूप में, उनके नाम याद थे उनको। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वह काम, हाथ छूना, माथा छूना, पैर छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सर्वसास, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विदुष चिकित्सा के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता और मैं मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता था। यानी कि वो जब भी उस किसी के यहाँ पर वो देखने के लिए जाती थी, लेकिन साफ़ सफाई नहीं होती थी, धूप वगैरह नहीं होती थी और उसको दवाई वगैरह सामने नहीं देती थी, तो वो सब पे भड़क जाती थी, या कोई चीज़ ख़त्म हो जाती तो उसके ऊपर भी वो भड़क जाती थी। लेकिन वो बुखार आज भी आता है, उस राइटर बोलते हैं, कवि बोलते हैं कि ऐसा बुखार मुझे आज भी आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। अब डॉक्टर आता है, दवाई दे जाता है और खिचड़ी वगैरह बन जाती है मैस में, तो इस तरीक़ा से नौकर पानी दे जाता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। ऐसा बुखार तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं बुलाया है, ऐसी चीज़ों के लिए वो उसमें बोलता है। कहाँ हो गया? ओके, वेरी गुड, मिल गया। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने उस सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी अम्मा आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को क्यों, सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, फिर कभी किसी काम में उनकी अनुपस्थिति बहुत विलम्ब का कारण बन जाती है। उन्होंने दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को वे घर लौटा, बाहरी निस्कार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास में कोने पर दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होना होगा धन्नो, और रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में से मैं दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी कि जब वो राइटर है, जब उनके घर पे आता है, अपने घर पे देखता है कि वो दादी माँ है वो किसी को सुना रही हैं, वो दुबकी रामी की चाची खड़ी है। यानी कि उस कॉर्नर में कौन है, रामी की चाची है, जो इनसे पैसा मांग के ले गई थी, तो उस तगादे को लेके लिए वो वापस कर रही है, कि बोल रही है कि मांगने जब आई थी तो नाक रगड़ रही थी पैरों में, और लेकिन अब उसके तुम बोल रही हो फसल पे दूंगी, अब कितनी और फसल आएंगी तेरे लिए कटेंगी, बताओ मुझे। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट अभी हना के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को उठाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उससे विलम्ब होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देख ना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी।
10-5 के लिए असाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट नहीं थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरत रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यानी कि जब वो गांव में जाता है तो वो देखता है कि अभी उसको फूलो फलो दूध नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने विलम्ब होकर कहा, अरे उरिन को हो गया बेटा, भगवान भला करे। मालकिन का कल ही आई थी पीछे से, सभी रुपया का जो पुराना वाला हिसाब था उसको चुकता कर गई हैं और 10 रुपये दे गई हैं बेटी की शादी के लिए। बोली कि ये अपनी बेटी की शादी करो और बहुत बढ़िया हैं। मालकिन साहब बहुत बढ़िया है। तो कल उस दिन तो डांट नहीं थी। तो बोलता है कि बड़े लोगों को, बड़े बूढ़ों का जो काम ही डांटने का होता है, जब तक मज़ा ही नहीं आता है। मैंने भी उसको हंसते हुए आगे से बोला और मैं वहाँ से चला गया। और हम शादियों में गांव में तुमने देखा है 4-5 दिन पहले से वहाँ पर गीत वगैरह होना चालू हो जाता है और शादी के दिन तो बहुत सारे डांस वांस भी होते हैं। एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्टें औरत ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यानी कि जिस तरीक़ा से लड़कों से ब्रह्मा नहीं है और आप तो अपना जो काम चल रहा है कर रहे हो उसको करते रहो। मुझे भी पास की एक चारपाई पर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, वेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है बेचारा, रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं और आवेदन मिल जाता है, उसी तरीक़ा से जिस तरीक़ा से एक बालक अपनी परिश्रम, मतलब जैसे कोई चीज़ गलत हो जाती है तो दादी माँ के माँ से दुबक जाता है, जैसे मम्मी पिटाई लगाती है, तो उसी तरीक़ा से वो भी वही काम करता है। जब वहाँ पर खेल, जैसे बारात वगैरह जाती है, बारात होती है, तो वहाँ पर एक अभिनय होता है। उस अभिनय से वो दुबक से देख रहा था, लेकिन उनकी बातों पर उसको बहुत सारी हंसी आ गई थी और हंसी आने पर वो भाग के दादी माँ के पास पहुँच जाता है। खूब रास्ते में देबू स्नेह और ममता की मूर्ति दमन की एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का व्यातब चक्र जीवन में सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है, इससे दादी माँ खूब जानती है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास इसी माँ का खूब जानती हैं। दादी की मृत्यु के बाद से ही वो बहुत उदास रहती हैं। संसार उन्हें धोखे में टर्टी मालूम होता है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया है, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कह करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता से ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिता ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। बाघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी न देखे थे। मैं बहुत देर तक मन सा मारे उनके पास बैठा रहा। उन्हें आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उसकी स्नेहपूर्व आंखों की ओर देखा। यानी उस तरीक़ा से जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके जो दोस्त वगैरह थे और उनके जब उसके बेटे थे तो उन्होंने उनका सलाद वराद भी किया था और बहुत सारा भोज वगैरह भी किया था। उस टाइम पे जो पैसा वैसा खर्च किया तो व्यर्थ ही खर्च किया था। दादी माँ ने बहुत सारा मना किया था लेकिन नहीं था।
लेकिन सर्दियों की रात में भीगी हुई धोती पहन के वो कुछ बैठ जाती हैं दूसरे वाले कमरे में। तो वहाँ पर वो राइटर भी कभी जो हमारे यहाँ वो पहुँच जाते हैं और देखते हैं क्यों वहाँ पर वो दादी माँ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो दादी माँ से पूछते हैं क्या करो पूछ रहे हो, क्या है पूछा, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया और ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मैं मुझे खिंचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा यही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने से हो गए थे। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी यूं ही। उन्होंने बंद संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जब उसको देखते हैं तो वो गांव में जब सुबह मॉर्निंग में सर्दी में जब वो सब मम्मी पापा चाचा वगैरह बैठ के चारपाई पर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं तो बोलते हैं मैं बहुत सारे लोग हैं, इनके पैसे हैं हमारे पास, उनके कुछ के तो दिए ही नहीं है, पैसा आएगा कहाँ से, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो वो दादी माँ बोलती हैं कि तू चिंता क्यों कर रहा है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने एक कंगन ला के उसको दे देती है और वो बोलती है ये बूढ़े बड़े बहुत आगे की और पीछे की सब सोच के चलते हैं, इसलिए उन्होंने रख लिया था। सचमुच मुझे दादी की सापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन की काफ़ी चढ़ आया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाए मेरी खिड़की पर बैठ गया और हाथ में अभी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चिटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार मैं अपने से पूछ बैठता, क्या सच में दादी माँ नहीं रहीं। यानी कि जैसे ही उसको ये जो राइटर हैं उसके शिव प्रसाद जी हैं, शिव प्रसाद सिंह जी हैं, इसमें देखो दादी माँ के बारे में बताया गया। दादी माँ हैं वो किस तरीके का होता है, उनका अभिनय किस तरीके का होता है, दादी माँ की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं इस तरीक़ा से इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। और जब उनको एक लेटर मिलता है, उनके राइटर को उनके चाचा का लेटर मिलता है तो वो बताते हैं कि उनको भरोसा नहीं होता है कि मेरी दादी माँ का आज देहांत हो गया है, एक्सपायर हो गई हैं। तो उनको बहुत बुरा लगता है दादी माँ के लिए और उनको ऐसा लगता है कि दादी माँ आज हमारी दुनिया में रही हैं, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही हैं। उनको भी विश्वास नहीं होता है क्योंकि दादी माँ एक बहुत बड़ा अपने आप में स्वभाव है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी दादी माँ आप सबके बेटे देखो आपके यहाँ पर सबके यहाँ दादी माँ होंगे, आपके साथ में कितना अच्छे से व्यवहार करती हैं, वो कितना बड़ा ख्याल रखती हैं आप लोगों का। तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है उनके प्रति कि हमें उनको आदर करना चाहिए, उनके रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके समय पर पैर छूने चाहिए। वो जो भी काम की बोलती हैं वो हमें सारे काम समय समय पर हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमें भी बहुत अच्छा फील होगा। तो नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जो स्कूल का नाम है सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के नाम से जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से हम YouTube पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिल सकें और आगे की क्लासों के लिए आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।